नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताएंगे, जिसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो उत्तराखंड में रिलीज हो गया। हालांकि इसके लागू होने से कई चिंगारियां भी भड़क गई हैं, लेकिन यूसीसी का नाम सुनकर देश के कुछ लोगों को आखिर बेचैनी क्यों होने लगती है और इस यूसीसी से उत्तराखंड में क्या बदल गया है, ये बताएंगे। फिर गृह मंत्री अमित शाह की आस्था वाली डुबकी पर एक वीडियो कुंजी दिखाएंगे, जो आज उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ में लगाई। परिवार के साथ पूजा की, संतों का आशीर्वाद लिया, लेकिन इस डुबकी पर कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से कलेश हो गया, वो भी देखिएगा। एक बड़ी खबर दिल्ली से भी है, जहां अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को 15 गारंटी दी है। इसमें महिला सम्मान योजना से युवाओं को रोजगार तक शामिल किया गया है। हालांकि केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों और यमुना की सफाई को लेकर लोगों से माफी भी मांगी और नया वादा किया। आज जेपीसी से वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई। हालांकि इसमें भी सत्ता का जोरदार कलेश हुआ, क्योंकि सत्ता पक्ष के तो 14 संशोधन जेपीसी से पास हो गए, लेकिन विपक्ष के सभी संशोधन खारिज कर दिए गए, जिस पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। आज राहुल गांधी ने एमपी में एक रैली से बीजेपी और आरएसएस पर कटाक्ष किया। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को संविधान विरोधी बताया और ये कहा कि देश में अब दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाया जा रहा है। आपने कई बार ये सुना होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग इस वक्त पानी का नाम सुनकर डरे हुए क्यों हैं, ये देखिएगा। इस पानी का कनेक्शन एक ऐसी बीमारी से है जो इंसान को वेंटिलेटर तक पहुंचा देती है और जान भी ले सकती है। एक शुभ समाचार भारतीय क्रिकेटर्स की सत्ता से जुड़ा हुआ है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 32 विकेट लिए थे, जबकि विमेंस कैटेगरी में टीम इंडिया की उप कप्तान स्मृति मंधाना तीसरी बार वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है सत्ता में। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको एक ऐसे कानून का फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाने जा रहे हैं, जिसके भड़कीले रुझान इस वक्त उत्तराखंड से आ रहे हैं। और इस कानून का नाम है यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, लेकिन इस यूसीसी का नाम सुनकर कुछ लोगों के मन में डर की लहरें उठने लगी हैं। इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि इस यूसीसी से उन्हें शादी, तलाक और संपत्तियों के मामले में मिल रहा स्पेशल और प्रीमियम डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। इसीलिए विरोध की चिंगारी से भरे बयानों की एक पूरी सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसे देखकर यह सवाल भी है कि उत्तराखंड में यूसीसी आते ही हंगामा हो गया तो क्या होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होगा। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर लोगों का विरोध है क्यों। उत्तराखंड में करीब 3 साल के इंतजार के बाद आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे उत्तराखंड और देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बताया और ये भरोसा भी दिया कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। बावजूद इसके यूसीसी पर विरोध वाली चिंगारियां भड़कती जा रही हैं। लेकिन यूसीसी से उत्तराखंड में क्या क्या बदल गया है, पहले आप वो देखिए। जैसे शादी के मामले में अब बहु विवाह पर रोक लग गई है। बिना तलाक के 4 शादी वाला सिस्टम खत्म हो गया। हलाला वाली प्रथा अब यूसीसी के आने से खत्म हो गई है, जबकि इद्दत वाला रिवाज भी यूसीसी के राज में नहीं चलेगा। तलाक के मामले में नया कानून यह है कि अब उत्तराखंड में पर्सनल लॉ के तहत होने वाले तलाक प्रतिबंधित हो गए हैं और अब इसमें पत्नी और पति को समान अधिकार मिलेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी से विवाह की न्यूनतम उम्र भी तय हो गई है। लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 साल से पहले नहीं होगी, जबकि लड़कों के मामले में ये उम्र 21 साल है। 6 महीने के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन में रहने के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होगी और बड़ी बात यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे को भी सारे अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा गोद लेने को लेकर भी कुछ अधिकार निर्धारित हो गए हैं। जैसे सभी धर्मों में बच्चे को गोद लेने का अधिकार होगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चे गोद नहीं लिए जा सकेंगे। उत्तराधिकार और विरासत के मामले में भी बेटे और बेटियों को बराबर का हक मिलेगा और संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी होगी। फिलहाल उत्तराखंड में यूसीसी के आने से न सिर्फ राजनीतिक पारा चढ़ गया है, बल्कि धर्म विशेष से जुड़े कुछ और लोगों में भी इसे लेकर बेचैनी है और उसकी वजह आप समझिए।
उत्तराखंड में यूसीसी से सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था हो गई है। मतलब मजहब के नाम पर मिलने वाली प्रीमियम मेंबरशिप एक्सपायर हो गई है। यूसीसी से विवाह तलाक पर एक कानून होने का मतलब हलाला, इद्दत, 3 तलाक और बहु विवाह वाली व्यवस्था खत्म हो गई है। जबकि विरासत और उत्तराधिकार पर एक कानून का फायदा ये होगा कि बेटियों के साथ होने वाला भेदभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से कुछ मौलाना और मौलवी बहुत गुस्से में हैं। वो मुसलमानों को मजहबी मामलात में दखल देकर उन पर एक तरह से हिंदू लॉ थोपना चाहते हैं या दूसरे वो लॉ थोपना चाहते हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं। और इसमें वो ज़बरदस्ती की तरीका अपनाए हुए हैं जिसे हम कतई तौर पर पसंद नहीं करते। भारत के लगभग 35 करोड़ मुसलमान सब के सब इसके मुखालिफ हैं। पूरे उत्तराखंड में लागू होता है, लागू किया जाता है और इसमें कहीं भी उस शरीयत के उसूलों से कहीं कोई टकराव नहीं है और समानता है, तो मुसलमान इस यूसीसी को मानेगा। और अगर कहीं कुछ ऐसे उसूल हैं जिन पर मुखालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बाध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कतई तौर पर न तो हमारे प्रदेश की ज़रूरत है न हमारे मुल्क की ज़रूरत है। ये बात अलग है कि कुछ सियासी मकासद को हासिल करने के लिए और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की बात कही गई है। हालांकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका है वो यकीनन उस खाके में सिवाय मुसलमानों के हुकूक की तलफी और मुसलमानों के हुकूक को छीनने के और कुछ नहीं है। वैसे यूसीसी पर शुरू हुए राजनीतिक और धार्मिक द्वंद्व पर कोई मत बनाने से पहले कॉमन सिविल कोड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आज हमने हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक तुलना भी की है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में बिना तलाक के 1 से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम धर्म में 1 नहीं बल्कि 4 शादियों की छूट है। हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति या महिला दूसरी शादी करता है तो उसे तलाक लेना जरूरी होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में इसकी जरूरत नहीं होती। हिंदू कोड बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी अपराध है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 15 साल की उम्र में भी शादी की छूट होती है। हिंदू कोड बिल के हिसाब से पत्नी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इस पर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक नियम अलग हैं। लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी की वजह से सभी नागरिकों के लिए कानून अब एक समान हो गया है। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म हो गए हैं। मतलब यूसीसी एक देश एक कानून का रोड मैप है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। मेरा भी एक छोटा सा घर है उत्तराखंड में। अब क्या मुझ पर ये लागू होता है कि नहीं होता है? वो ये भी कहता है कि उत्तराखंड के जितने निवासी उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो कहीं भी हो उन पर ये लागू होगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा पीछे यूसीसी, पीछे कहाँ तक जाएगा? You see, our founder fathers, those constituted our constitution, they have advocated for uniform civil code. It will be a good model to see how it's impacting, and I feel after so many years of the independence, now it is the right time to have a uniform civil code for all the citizens of our country. जहाँ राज्यों में इनकी सरकार है वो कौन सा ड्रॉप बना रही है, क्या खेल रही है, इससे देश के लोगों को गुमराह कर रही है क्या, ये सब बातें हैं।
इनकी सरकारें जहां जाती इन लोगों ने खेल खेलने की कोशिश की, लेकिन समान नागरिक कानून लाने में बीजेपी अभी भी सक्सेस नहीं हुई, ये स्पष्ट हुआ है। कि यूसीसी के लिए जो माहौल चाहिए, जो भरोसे का सूचकांक चाहिए, पहले उसको तो बढ़ाओ भाई। वो तो आपने न्यूनतम स्तर पर डाल दिया। इतना जहर बो रहे हो ना पूरे समाज में, पूरा का पूरा समाज उस जहर को पी करके क्या क्या छवियां हम देख रहे हैं, क्या सरकार नहीं देख रही? ये कहाँ का यूसीसी है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ही नहीं। आप हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट को तो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं और आप ट्राइबल्स पे तो लागू नहीं हो रहा है। गोवा के अंदर शादी के कानून अलग है। अब आप वहाँ पर ये ला कर सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहते हो, मुसलमानों के जो शादी ब्याह तलाक प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है ना, उसमें आपको दखलबाजी करना है और कुछ नहीं। सत्ता में अब महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह की सनातनी डुबकी की बात करते हैं। इसकी तस्वीरें आज चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अमित शाह ने संगम में साधु संतों के सानिध्य में डुबकी लगाई, सपरिवार पूजा पाठ किया। महाकुंभ में अमित शाह के मंत्रोच्चार वाले स्नान पर हमने सत्ता की वीडियो कुंजी तैयार की है। इन तस्वीरों के हर फ्रेम में अमित शाह का सनातन प्रेम है। अमित शाह के साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी थे, निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद जी थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी भी मौजूद थे। साधु संतों ने वैदिक विधि से अमित शाह को स्नान कराया, मंत्रोच्चार के बीच आचमन कराया, अमित शाह के माथे पर चंदन लगाया। करीब 10 मिनट तक अमित शाह ने संगम में स्नान किया। स्नान के बाद अमित शाह ने भगवान सूर्य को प्रणाम किया, गंगा आरती भी की। संगम घाट पर करीब 45 मिनट तक अमित शाह रहे, जिसमें स्नान भी हुआ और पूजा अर्चना भी हुई। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का आज सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद अमित शाह अरेल के घाट पहुंचे, जहां पर पहले से कई साधु संत मौजूद थे, जिनमें कैलाशानंद जी भी मौजूद थे। रिजर्व वीवीआईपी टेंट हाउस में गृह मंत्री ने अरेल घाट पर कई साधु संतों से मुलाकात की और तकरीबन आधे घंटे तक बातचीत की। इसके बाद अरेल के वीवीआईपी घाट से विशेष स्टीमर पर गृह मंत्री अमित शाह परिवार समेत संगम तट पहुंचे और वहां स्नान किया। अमित शाह ने अपने कुंभ दौरे के दौरान गुरु शरणानंद जी महाराज, गोविंद गिरी जी महाराज से मुलाकात की। गुरु शरणानंद जी के आश्रम के बाद अमित शाह ने निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से भी मुलाकात की। संगम में स्नान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गेरुआ वस्त्र धारण किया और पूजा अर्चना की। संगम तट पर पूजा के दौरान अमित शाह का पूरा परिवार वहां मौजूद था। अमित शाह के बेटे जय शाह को भी संतों ने आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम योगी, बाबा रामदेव और कई साधु संत भी वहां मौजूद थे। अमित शाह के महाकुंभ वाले स्नान पर हमने वीडियो रील तैयार की है, आप भी देखिए। जाइए जाना तो पड़ेगा सर, अब क्या करें। जल गुरु जी। मंगलम पार्वती नाथ मंगलाय तनोहर चलो बेटा धन्यवाद।
गृहमंत्री के आगमन के दौरान इस बात का ध्यान रखा गया था कि आम लोगों के आने जाने और स्नान में कोई रुकावट ना पैदा हो। गृहमंत्री का कार्यक्रम को देखते हुए उनके रूट को रिजर्व रखा गया था। हालांकि हर रोज की तरह आज भी आम जनता के लिए स्नान चल रहा था, लेकिन गंगा के मध्य में संगम त्रिवेणी घाट पर पूरी तरह से नावों के आने पर पाबंदी थी। किसी भी आम आदमी को आने जाने की पूरी तरह से मनाही थी। सुरक्षा एजेंसी ने पूरे संगम परिसर को एक किले में तब्दील कर दिया था। ड्रोन से घाट के दोनों तरफ निगरानी की जा रही थी। महाकुंभ में स्नान पर राजनीति भी हो रही है। एक तरफ कांग्रेस है, जहां वो इसे रोजगार, गरीबी, महंगाई जैसी समस्याओं से जोड़कर ये सवाल पूछ रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा रही है और महाकुंभ पर ऐसी टिप्पणी का विरोध कर रही है। वहीं कई साधु संत भी कांग्रेस की इस टिप्पणी पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ भैया, अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है। अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रही। राहुल जी, आप इटली जाकर के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विदेशों में जाकर डुबकी लगाते भी हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना ये उचित नहीं। 10 वर्षों से सत्ता से दूरी के कारण देश को लूटने का जो मौका नहीं मिला, कृपया उसे धर्म पर मत थोपें, अपने आचरण को देखें। जिस आचरण के अपवित्र होने के कारण, हिंदू विरोधी होने के कारण आज इस दुर्गति को है और आगे और भी दुर्गति इनकी होने वाली है। इस गंगा में नहाने के लिए कह रहे हैं, उनको पहले ये सोचना होगा, क्योंकि यहाँ देश काल के विभिन्न तरह के नानत्व का ज्ञान रखने वाले ज्ञानियों का मानसिक गंगाओं का यहाँ मिलन होता है। अगर उस आधार पे अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो हमारे ज्ञान और हमारे जो ऋषि परंपरा का जो देश है उसके ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। टेम्पू चला के, कोई माला बेच के, कोई प्रसाद बेच के अपने तमाम गरीब लोग अपनी जीविका यहाँ चला रहे हैं। आपको महाकुंभ से जुड़ी एक और तस्वीर दिखाते हैं। आज महाकुंभ में मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के मुख्य गायक क्रिस मार्टिन भी पहुंचे। इस दौरान क्रिस मार्टिन काफी खुश दिखाई दिए। उनके साथ उनकी टीम के सदस्य भी थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रॉक बैंड कोल्डप्ले के सदस्य भारत के दौरे पर हैं। कल ही अहमदाबाद में कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट भी हुआ था। ये तस्वीरें हम एक तरफ अहमदाबाद में हुए कोल्डप्ले के रॉक बैंड की, तो दूसरी तरफ क्रिस मार्टिन जब महाकुंभ पहुंचे उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ पहुंचने वाली हस्तियों में कोल्डप्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन भी शामिल थे। और सत्ता में अब बात करते हैं नेताओं के बीच हो रही जबरदस्त फायरिंग की। आपने नेताओं के बीच जुबानी फायरिंग तो खूब देखी और सुनी होगी, लेकिन आज असली फायरिंग देखिए, जो उत्तराखंड में चुनावी रंजिश की वजह से हुई है। इसके वीडियो खूब फॉरवर्ड हो रहे हैं और ये विवाद चर्चा में है। आपको जल्दी से इसके बारे में आइए बताते हैं। इस कहानी का एक पात्र ऐसा है जिसके नाम में भी चैंपियन शब्द है और गोली चलाने के मामले में भी ये चैंपियन है। पूरा नाम है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। ये उत्तराखंड में खानपुर से पूर्व विधायक हैं और इस कांड के बाद इन पर पुलिस एक्शन हुआ है और वो 14 दिनों के लिए जेल भी जा चुके हैं। वहीं विधायक उमेश कुमार भी फायरिंग और धमकी के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में। यानी इस बार विवाद थोड़ा बड़ा है, क्योंकि सीधी टक्कर पूर्व विधायक चैंपियन और कानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच की है। शनिवार से लेकर अब तक इस पूरे विवाद की वीडियो क्रोनोलॉजी हमने तैयार की है, जिसमें लाठी, डंडे और पत्थर वाली लड़ाई भी है, अपशब्द भी हैं और दनादन चलती गोलियां भी हैं। इन दोनों नेताओं के बीच संघर्ष की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी। शनिवार को अपमानजनक टिप्पणी से शुरू हुई ये टक्कर आर पार की लड़ाई में तब बदल गई जब विधायक उमेश कुमार कानपुर के चैंपियन के घर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और वहां जमकर बवाल काटा।
विधायक उमेश कुमार की इस धमकी और अपशब्दों के बाद चैंपियन आक्रामक हो गए। रविवार शाम अपने समर्थकों के साथ रुड़की में विधायक उमेश कुमार के कैंप पर पहुंचे। उमेश कुमार के समर्थकों को पीटा। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। जैसे ही उमेश कुमार को प्रणव सिंह चैंपियन की फायरिंग वाली हिमाकत की जानकारी मिली, उन्होंने भी उसी भाषा में और उसी अंदाज में जवाब दिया। वीडियो में उमेश कुमार खुद पिस्टल लेकर चैंपियन के समर्थकों को खदेड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी उत्तराखंड की ये कहानी किसी एक्शन फिल्म की तरह है, जो अचानक अपशब्दों वाली बोली से गोली में बदल गई। इसमें राजनीतिक रंजिश वाला एंगल भी है। दरअसल 3 दिन पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें कानपुर के विधायक उमेश कुमार के उम्मीदवार हार गए और प्रणव सिंह चैंपियन के उम्मीदवार की जीत हुई। इसी नतीजे के बाद पहले सोशल मीडिया पर दोनों गुटों में शब्द युद्ध चला, जिसमें अपशब्द, गालियां, एक दूसरे पर व्यक्तिगत और पारिवारिक टिप्पणियां शामिल थी। और फिर बात इतनी बढ़ गई कि गैंग वॉर जैसा टकराव भी शुरू हो गया। तेरे लंडोरे में तेरे महल पे खड़ा हूँ और तेरे घर भी होके आया हूँ। ना तू रुड़की वाले घर में है ना महल में है। अब बता कहाँ आना है। मैं तुझे बताता हूँ किसी को माँ बाप की गाली कैसे दी जाती है। 10:28 पे मैंने फोन किया, मैंने FIR लिखी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब नहीं हुई तो फिर आदमी को अपना सम्मान तो रखना पड़ेगा। मेरे स्टाफ को मारा, मेरे महल पे गोली चलाई। आज हमने बचाव की कार्रवाई की तो पुलिस ने ये अन्याय हो रहा है, अन्याय। पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो प्रणव सिंह की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तत्काल जो पुलिस की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है उसमें प्रणव चैंपियन और उमेश शर्मा जी के अगेंस्ट इनके और इनके समर्थकों के विरुद्ध जो भी आवश्यक जो निरोधात्मक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार की कानून व्यवस्था को किसी भी प्रकार से अगर कोई चुनौती किस प्रकार से दी जाएगी, उससे हम लोग सत्य समझेंगे। उत्तराखंड में गोलीबाजी और गालियों की चैंपियनशिप के बाद अब कट्टरता और आतंकवाद के चैंपियन पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत दर्द में है, वो बहुत परेशान है। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश की तरफ से पाकिस्तान की कट्टर सोच पर भारतीय DNA वाला हथौड़ा मारा गया है, जिससे पाकिस्तान को धक्का लगा है, पीड़ा हुई है। इसके पीछे की वजह है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का वो बयान, जिसमें उन्होंने अपना DNA भारतीय बताया। पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में इस्लामिक ब्रदरहुड वाला कार्ड खेलता रहा है। अब सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस्लामिक देश इंडोनेशिया ने उसे ये बता दिया है कि हमारा सच्चा दोस्त भी भारत है और DNA भी भारतीय है। दरअसल प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राष्ट्रपति भवन में भोज के दौरान इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने जो कहा वो भारत से लेकर पाकिस्तान तक ट्रेंड करने लगा। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट कराया और DNA टेस्ट कराया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा भारतीय DNA है। मैं जब भी भारतीय संगीत सुनता हूं तो मैं थिरकना शुरू कर देता हूं। हमारी भाषा का एक हिस्सा संस्कृत से प्रभावित है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भारतीय सभ्यता का प्रभाव है।
प्रभुवो सुबियांतो का डीएनए वाला बयान सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी गेस्ट हंसने लगे। लेकिन पाकिस्तान आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान इस बयान से इतना परेशान क्यों है वो भी बताएंगे। पहले इंडोनेशियाई पीएम का पूरा बयान सुन लीजिए। Few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So, it must be part of my makeup. So I'm very proud to be here. सोच कर देखिए, जिस देश की करीब 88% आबादी मुस्लिम हो, जो दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश हो, जहां 24 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हो, उस देश का राष्ट्रपति अगर कहे कि हमारा डीएनए भारतीय है, तो फिर पाकिस्तान परेशान क्यों ना हो। वैसे पाकिस्तान की परेशानी की वजह उसके इंटरनेशनल एजेंडे की धज्जियां उड़ना ही नहीं है। इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की वो बेइज्जती की है जिसे वो लंबे वक्त तक नहीं भूल पाएगा। जानकारी के मुताबिक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत के बाद पाकिस्तान का दौरा करना था। पाकिस्तान में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के दौरे की खूब चर्चा थी, तैयारियां भी की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की ये तैयारियां धरी रह गईं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया। अब इसको लेकर पाकिस्तान में खूब कलेश है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पाकिस्तान आने वाले थे, अब उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया है। पाकिस्तान सरकार की विदेश नीति अब देश के लिए खतरा बनती जा रही है। वैसे पाकिस्तान का ये दर्द समझा जा सकता है, क्योंकि भीख मांगने वाले पाकिस्तान को अब इस्लामिक देश भी भाव नहीं दे रहे हैं। वहीं इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। कूटनीति के मोर्चे पर लगातार मात खा रहे पाकिस्तान में इस पर हाय तौबा मची हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए आपको ये बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच। दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये पहली बार फोन पर बातचीत हुई। मशहूर लेखक और आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, ये ज्यादा सही होगा कि 100 अपराधी छूट जाएं, पर किसी निर्दोष को सजा ना हो, वरना इसका नतीजा क्या हो सकता है, ये आज हम आपको 31 साल के एक लड़के की कथित दुख भरी कहानी के जरिए समझाते हैं, जिसे सैफ अली खान के केस में मुंबई पुलिस के कहने पर हिरासत में लिया गया था। इस लड़के का नाम है आकाश कनौजिया, जिसने मुंबई पुलिस पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और इस तरह खुद उस मुंबई पुलिस पर सवाल हैं जिस पर सैफ की मिस्ट्री से जुड़े सवालों के जवाब देने की जिम्मेदारी थी। आकाश कनौजिया नाम के इस लड़के का दावा यह है कि मुंबई पुलिस की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसकी शादी टूट गई और अब यह शख्स सैफ के घर के सामने एक नई कसम लेकर धरना देने वाला है। दरअसल आकाश कनौजिया को 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से हिरासत में लिया गया था, लेकिन जब सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी से उसकी पहचान मेल नहीं हुई तो एक दिन बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन आकाश का दावा है कि इस एक तारीख ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया और इसकी जिम्मेदार मुंबई पुलिस है। आकाश कनौजिया का आरोप है कि सैफ के केस में उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर उसके परिवार को बहुत गहरा सदमा लगा। जिस कंपनी में वो काम करता था उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। जिस लड़की से उसकी शादी की बात चल रही थी वो रिश्ता भी टूट गया। दावा है कि जिस दिन उसे हिरासत में लिया गया वो रिश्ते की बात करने ही जा रहा था और अब आकाश कनौजिया का कहना है कि वो सैफ अली खान की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर नौकरी मांगेगा। आकाश कनौजिया के अनुसार अगर मुंबई पुलिस उसकी तस्वीर और सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी की तस्वीर को ध्यान से मिलाती तो उसे मूंछों के फर्क से सही और गलत का अंदाजा हो जाता।
लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। आकाश के अनुसार उस पर 2 अलग अलग मामलों में पहले से केस चल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे हर केस में संदिग्ध मान लिया जाए। आज हमारे रिपोर्टर ने आकाश कनौजिया से बात भी की। उस वक्त भी वो एक ट्रेन से नौकरी की तलाश में मुंबई से नागपुर जा रहे थे। आकाश जी नमस्कार, जयप्रकाश बोल रहा हूँ TV9 से। मैंने अभी कॉल किया था ना आपको। हाँ भाई बोलो ना, TV9 वाले ना। अच्छा मुझे बताइए कि क्या हो गया है जब से आपको पकड़ा गया है, क्या क्या आपको नुकसान हुआ है वो जरा आप बताइए। आप सुनो, पहली बात तो मेरी शादी छूटी, दूसरी बात मेरा जॉब गया। मैं आपसे बाद में बात करूँगा, अभी मेरे पास मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ और मैं बाबा ताज जा रहा हूँ नागपुर। हाँ मैं समझ गया, क्या क्या आपको नुकसान हुआ वो बताइए ना सर, क्या क्या नुकसान हुआ बस। बस मैंने बताया ना नुकसान क्या क्या हुआ। मेरा नाम खराब हुआ, सेकंड मेरा काम छूट गया, मेरी शादी छूट गई और आज के टाइम से मेरे को कोई काम है नहीं। मतलब आपको गलत पकड़ लिया गया था? देखो 2 स्टेशन पे पकड़ा गया था, मैं छत्तीसगढ़ में पकड़ाया था। वैसे इस खबर के नजरिया 9 में 2 गौर करने वाले पहलू हैं। पहला ये कि पुलिस ने जो कुछ किया वो किसी वारदात के बाद कार्रवाई का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, यानी पहले संदिग्धों को हिरासत में लिया जाता है, फिर आगे का एक्शन होता है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि भारत में आज भी बहुत सारे लोग हिरासत और गिरफ्तारी में फ़र्क नहीं समझते। अगर पुलिस किसी के घर में पूछताछ करने के लिए पहुंचती है या किसी से सवाल जवाब करने लगती है तो ये मान लिया जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इस आदमी ने कुछ तो गलत किया होगा। और शायद आकाश कनौजिया के साथ भी ऐसी ही धारणा के साथ अन्याय हुआ है। जरा सोचिए, शरीर का जो इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको बीमारियों से बचाती है, अगर वही आपको बीमार करने लगे तो क्या होगा। महाराष्ट्र में इस अनोखी बीमारी का कहर है। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। 17 मरीज अभी वेंटिलेटर पर हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। इस अनोखी बीमारी का नाम है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम। हो सकता है इससे पहले आपने इस बीमारी का नाम न सुना हो, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की मौत की इसी गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से हुई थी। इसी बीमारी की वजह से पेरू में हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ी थी।